हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिस्ट मैथ्स क्लासेस। ये तीसरा लेक्चर है आज मेरा, जिसमें कि मैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूँ। एनसीईआरटी की बुक मेरे पास है। तो पहले और दूसरे लेक्चर में हमने जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर, उसके डिग्री निकालना सीखा। और क्योंकि आपके पास मैंने पहले भी बताया कि 1 ऑर्डर और 1 डिग्री की आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास मेथड्स हैं, है ना। तो सेकंड लेक्चर में मैंने वेरिएबल सेपरेबल, जो इसका पहला मेथड था जिसके थ्रू आप 1 ऑर्डर और 1 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो, तो वेरिएबल सेपरेबल के बारे में डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 2 में। लेकिन थोड़ा शॉर्ट हो गया था, तो उसमें मैं वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी नहीं ले पाया था। तो आज का वैसे मेन टॉपिक तो हमारा रहेगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आज इसको सॉल्व करने का जो भी स्पेसिफिक मेथड है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले एक या दो क्वेश्चन हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल वाली जो मेथड है उसके वर्ड प्रॉब्लम्स में ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 17, 18, 19, 20, 21 और 22, ये 5-6 प्रॉब्लम्स आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स के रूप में। इसमें आपको क्या करना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होगी, और आप खुद देख पाएंगे उसके बाद कि ये वेरिएबल सेपरेबल वाले मेथड से सॉल्व हो सकती हैं। तो मैं कोई सा भी इसका एक क्वेश्चन ले लेता हूं। मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ ए कर्व, ये कर्व की बात कर रहा है। तो यहां पर मैं एग्जांपल के तौर पे आपके लिए कर्व बना लेता हूं। सपोज करो कि ये मेरा एक कर्व है, फॉर एग्जांपल, है ना। एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ ए कर्व, ये कह रहा है कि इस कर्व पे कोई भी एक पॉइंट लिया मैंने एक्स वाई, तो क्या दे रखा है इस पे, द स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसमें मैं टेंजेंट खींचता हूं। तो चलो मान लो कि थोड़ा इसको ऐसे बना लेते हैं। ये रहा हमारा एक्स वाई वाला पॉइंट, इस पे मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, है ना। तो जो इसका टेंजेंट, ये जो टेंजेंट लाइन आ रही है, इसका स्लोप जो है of the tangent is twice the slope of the line segment joining the point of the contact to the point -4, -3। देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो कह रहा है इस पॉइंट को और -4, -3 वाले जो पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का जो भी स्लोप है वो, है ना, इन दोनों को, ये जो टेंजेंट का स्लोप है, एक तो टेंजेंट का स्लोप जो है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का जो स्लोप होगा उसका आपको ट्वाइस दे रखा है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन हो गया। आप जानते हैं, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट आप जानते हैं कि dy/dx होता है, ठीक है। ये तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि ये ट्वाइस है। किसके ट्वाइस है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इस पॉइंट से आपने ज्वाइन किया, तो इसका जो भी स्लोप आएगा उसका डबल है। तो स्लोप आपने पढ़ा ही है 11th में। अगर दो पॉइंट आपको गिवन होते हैं तो आपका जो स्लोप होता है वहां पर आपने पढ़ा था y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। तो चलो मैं इसको x1 y1 ले लेता हूं और इसको ले लेता हूं x2 y2। तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा y - y1 यानी कि y +3 हो जाएगा, और x - x1 यानी कि x +4 हो जाएगा। तो ये जो हमारे टेंजेंट का स्लोप है, सेगमेंट के लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले जो दो पॉइंट है, इनके स्लोप के क्या है, ट्वाइस है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन। आप यहां से इजीली देख सकते हैं कि आप x और y की टर्म को सेपरेट इजीली कर सकते हैं। तो यानी कि यहां पर हम वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड अप्लाई कर रहे हैं। y वाली टर्म एक तरफ हमने लिख दी, और ये x वाली टर्म हमने एक साइड कर ली। इसके बाद वही सिंपल मेथड, आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, log ऑफ y +3, यहां 2 आपका बाहर आ गया, तो ये आ गया log ऑफ x +4, और प्लस कांस्टेंट आ गया आपका c। यहां पर मैंने c बता रहा हूं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू देख, क्या पता इसकी वैल्यू निकालने के लिए कोई हमको पॉइंट दे रखा हो। तो हमें क्या दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासेस थ्रू -2, 1। ये जो कर्व हमारे पास है, ये कर्व -2, 1 पॉइंट से पास हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये -2, 1 इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप x के सामने -2 रख दीजिए और y के सामने 1। तो आपने जैसे ही यहां पर y के सामने 1 लगा, ये 4 हो गया, और x के सामने आपको रखना है -2। तो -2 + 4 यानी कि ये भी 2 हो गया, और c आ गया, ठीक है ना। तो लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हैं बच्चों कि ये जो 2 है ये कहां रहा होगा, 2 का स्क्वायर रहा होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये भी log 4, ये भी log 4 कैंसिल आउट हो गए, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 0। सिंपली क्या करना है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, अब आपने एक फिक्स वैल्यू निकाल दी है कि c की वैल्यू 0 है। आप ये वैल्यू उठा के यहां लगा दीजिए, तो आपकी जो कर्व की इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी log y +3 = 2 log x +4। अब log से log अभी कंपेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये 2 बाहर है, तो ये 2 आप कहां चढ़ा सकते हैं, इसकी पावर में x +4 का होल स्क्वायर। log से log कैंसिल आउट हो गया, तो यहां बचा आपका y +3 = x +4 होल स्क्वायर। यही आपका आंसर है, यही आपकी कर्व की इक्वेशन है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो कोई सा भी क्वेश्चन एक और ले लो।
जैसे कि ले रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है ये कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। कह रहा है कि नेट कर लिया मैंने, देखो प्रिंसिपल की बात चल रही है ना, जो भी अमाउंट आप बोरो करते हो या डिपॉजिट करते हो बैंक में, वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो क्या कह रहा है ये कि प्रिंसिपल इंक्रीजेस, प्रिंसिपल में अब चाहे इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल में जो चेंज हो रहा है वो किसके इक्वल है बच्चों, एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। R% हो रहा है तो R% किसका निकालोगे आप, P का निकालोगे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा यहां से, कि आ जाएगा dP अपॉन dt इज इक्वल्स टू R अपॉन 100 इंटू P, ठीक है। अब आप क्या कर दो, P वाली टर्म एक साइड कर दो और ये आ जाएगा R अपॉन 100 और dt आ जाएगा, ठीक है। ये R अपॉन 100 यहां पर एक कांस्टेंट की तरह, R क्या है यहाँ पे, रेट है, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट हम ट्रीट कर रहे हैं इसको। अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ P वाली टर्म होगी, यहाँ T वाली टर्म होगी, R यहाँ पर कांस्टेंट है तो उससे कोई मतलब ही नहीं। तो इंटीग्रेट करेंगे आप इसे, तो कितना आ जाएगा ये, log P इज इक्वल्स टू R अपॉन 100, dt का इंटीग्रेशन T हो गया और प्लस का C आ गया। अब इस C की वैल्यू हमें निकालनी है, P को भी हमें हटाना है, ठीक है ना। P को भी हम हटा देंगे, देखो आगे कंडीशन से, देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R की हमें वैल्यू निकालनी है। और ये दे रखा है कि ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, कि अगर शुरू में अगर मैं मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0 अगर मैं 100 रुपए जमा करता हूं तो 10 साल के बाद, यानी कि जब 10 साल हो जाएंगे पूरे, तो ये जो हमारा प्रिंसिपल है ये डबल हो जाता है। डबल का मतलब 200। तो मेरे पास दो कंडीशन है बच्चों। पहली कंडीशन क्या है कि एट t इज इक्वल टू 0 वी हैव प्रिंसिपल is equals to 100 and when t is equals to 10 we have principal is equals to 200। तो मैं पहली कंडीशन ले रहा हूं, ये वाली कंडीशन मैं लेता हूं पहले। तो आपने क्या किया कि log p के सामने 100 लगाया, r अपॉन 100 ठीक है, और t के सामने आपने 0 लगाया और प्लस का c आ गया, ठीक है। यहां से कुछ नहीं, c की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये टर्म तो पूरी 0 हो गई, तो log 100 आप लोगों को पता होगा 10 स्क्वायर आप लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा 2 log 10, है ना। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां से c की वैल्यू आ गई, ये तो 1 हो गया, तो 2 1 2, c की वैल्यू हमारी आ गई है 2। तो चलो c की वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे, 2 आ गई। तो हमारी यही इक्वेशन क्या हो जाएगी, log p इज इक्वल टू r अपॉन 100 t प्लस c के सामने वैल्यू लगाई मैंने कितनी, 2। ये तो हमारी पहली कंडीशन से हो गया। अब ये वाली कंडीशन, सेकेंड कंडीशन अगर मैं लेता हूं तो आपने क्या किया, p के सामने लगा दिया 200, r अपॉन 100 और t की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 10 है, c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2, तो मैंने 2 पुट कर दिया। यहां से इजीली r निकल के आ जाएगा। देखो 200 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 100, ठीक है ना। यह आ जाएगा आपका 10 10 100, यानी कि r बाई 10 प्लस का 2। इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं कि log a इंटू b अगर हो तो यू कैन राइट log a प्लस log b। तो आप लिखेंगे इसे log 2 प्लस log 100 और ये आ जाएगा r अपॉन 10 प्लस का 2। देखो log 100 की वैल्यू हमने यहां पर भी निकाली थी, log 100 है ना, 100 को log 100 की कुल की वैल्यू आई थी आपकी, देखो 2। तो यहां पर इसकी वैल्यू 2 आ गई, तो क्या आ जाएगा बच्चों, log 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू r अपॉन 10 प्लस का 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। थोड़ा सा और कैलकुलेशन करेंगे आप तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 या मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 log 2। इसी r की वैल्यू मुझे निकालनी है और आई थिंक log 2 की वैल्यू गिवन है 0.6931। तो 10 से इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो 6.931, ये हमारी r की वैल्यू आ जाएगी। तो कुल मिला के क्या है कि पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। और जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा, जैसे c है तो इसकी कंडीशन मतलब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको कोई ना कोई स्पेसिफिक कंडीशन आपको गिवन होगी। तो आप ट्राई करना, अगर किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, तो मैं उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना। आज मैं बात करता हूं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो कि आज हमारा मेन टॉपिक भी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाम से क्लियर है, देखो होमोजीनियस है ना, जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें कि आप मतलब सॉल्वेंट को और जो सॉल्यूट है उसको आप डिफरेंशिएट ना कर पाओ, मतलब एकदम इक्वल मिक्सचर बनके अगर तैयार हो जाए, ठीक है ना। जैसे आपने दूध में पानी डाल दिया तो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया हो, तो ऐसी मैथ्स में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो नाम से क्लियर हो रहा है होमोजीनियस, एक जैसी हो। अब एक जैसी का मतलब यहां पर क्या है कि अगर हर टर्म की डिग्री
सेम रहती है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके पास 1 ऑर्डर और 1 डिग्री की है तो ज्यादा आपको दिक्कत इसमें नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल करो, बुक में तो कोई भी क्वेश्चन दे रखा हूं, मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, है ना। तो आप देखते ही बता सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन की ये होमोजीनियस है या नहीं है। देखो आप यहां पर अगर देखोगे तो इसकी डिग्री आ रही है, इस टर्म की डिग्री आ रही है 2, इस टर्म की डिग्री आ रही है 2 और एक्स वाई इसकी भी पावर 1 इसकी भी पावर 1, तो अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूंगा तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको एक बार और चेक करना है कि सर हमको एक बार चेक करके बताइए कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कब होमोजीनियस होती है, तो सिंपल देखो ये जो dy बाई डी एक्स है ये x और y का फंक्शन है ना, x और y का फंक्शन है। आप क्या करेंगे कि आप x को तो रिप्लेस कर दो लैम्डा x से और y को रिप्लेस कर दो लैम्डा y से। अगर आपका f लैम्डा x लैम्डा y या kx ky कुछ भी आप ले सकते हो, ये वापस आपका fxy आ जाए, है ना, लैम्डा यहां से गायब हो जाए लेने के बाद भी, इसको लैम्डा x और लैम्डा y लिया तो ये समझ लो कि आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये मतलब चेक करने का एक तरीका है। वैसे तो आप देखते ही बता दोगे और जनरली क्वेश्चन में यही आता है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ये मेथड है, इस टाइप की क्वेश्चन आपको दे रखी होगी, आपको सॉल्व करना, आपको चेक नहीं करना है, फिर वो आप देखते ही बता सकते हो। फिर भी एक तरीका इसका करवा देता हूं मैं। तो x को रिप्लेस किया था लैम्डा x से, तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका लैम्डा x इंटू लैम्डा वाई, तो लैम्डा 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 स्क्वायर हो गया। आपने देखा कि लैम्डा स्क्वायर ऊपर कॉमन है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, नीचे भी लैम्डा स्क्वायर है ही तो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो ये आपका सेम फंक्शन बन गया। तो ये चेक करने का तरीका है बच्चों कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मान लो चेक करने के लिए आता है कि चेक करो, तो आप ऐसे इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, अभी मैंने एक एग्जांपल के तौर पे डिफरेंशियल इक्वेशन ली है। अभी आप अगर देखोगे तो ये वेरिएबल सेपरेबल वाले मेथड से सॉल्व नहीं हो सकती। आप अगर कोशिश करो कि मैं x वाली टर्म एक साइड ले आऊं, y वाली टर्म एक साइड ले आऊं, तो अभी नहीं आएगी। लेकिन इसमें अगर मैं छोटा सा एक सब्स्टिट्यूट कर दूं y की वैल्यू, तो आप देखेंगे कि उसके बाद क्या होगा, उस सब्स्टिट्यूशन से फायदा क्या होगा कि जो वेरिएबल है हम उनको सेपरेट कर पाएंगे। मतलब मैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करूंगा तो उसे वेरिएबल सेपरेबल की मदद से सॉल्व करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या है, एक एग्जांपल के एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को क्लियर करा देता हूं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9.4 है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 1 to 10 शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड सॉल्व ईच ऑफ देम। तो पहले इसको आपको शो करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। तो शो आप इस तरीके से करेंगे बेटा, x को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा x लैम्डा y से, है ना। जैसे एक एक क्वेश्चन में नहीं लेता हूं, पहला ही क्वेश्चन में ले रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना। यहाँ पर क्योंकि शो करने के लिए कहा है उसे कि पहले बताओ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे। यह आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। वैसे तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री इसकी और 2 ही डिग्री इसकी, होमोजीनियस है। लेकिन फिर भी शो करवा रहा है ये, तो आप इसको क्या लेट कर लें, एफ एक्स वाई। ये फंक्शन हमारा एफ एक्स वाई हो गया, है ना। तो रिप्लेसिंग एक्स बाई लैम्डा एक्स एंड वाई बाई लैम्डा वाई, तो आप निकालिए एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे लगाइए। तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई, तो लैम्डा स्क्वायर ही आ गया। लैम्डा स्क्वायर ऊपर से और नीचे से कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। दैट मीन्स वही फंक्शन आपके पास आ गया एफ एक्स वाई। सो आप कह सकते हो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी करके लिख दिया मैंने शॉर्ट में, ठीक है ना। अब बात इसको सॉल्व करने की, ये तो हमें पता चल गया कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व के लिए मैं यहां से ले रहा हूं। देखो इक्वेशन आपके पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अभी आप देख सकते हैं कि x और y की टर्म को आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, इसमें एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं। वो सब्स्टिट्यूशन क्या है कि हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू वी एक्स। और ध्यान रखना बच्चों, ये वाला मेथड केवल और केवल तभी लगेगा जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो y के सामने vx आप पुट कर देंगे, चलो यहाँ y आ रहा है vx और vx लगा देंगे, लेकिन यहाँ dy बाई dx भी तो आ रहा है, तो यानी कि dy बाई dx की वैल्यू भी निकालनी है।
तो यहाँ से मैं अगर dy बाई dx की वैल्यू निकालता हूँ, देखो दो टर्म है ना, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करिए कि v ऐसा ही, पहला फंक्शन ऐसा ही, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस x ऐसा ही, v का डिफरेंशिएशन, तो dv अपॉन dx हो जाएगा। तो ये तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, सेकेंड हो गई, और ये हमारी इक्वेशन हो गई थर्ड। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड dy बाई dx फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, है ना, इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में मैं इसको पुट कर दे रहा हूँ इनकी वैल्यू, तो क्या हमें मिलेगा, dy बाई dx के सामने आपने लिखा v प्लस एक्स dv अपॉन dx, और यहाँ हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर, प्लस y के सामने आपने vx पुट किया है तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई के सामने vx, ठीक है ना। इससे आखिर फायदा क्या हुआ, देखो इससे फायदा ये होगा बच्चों कि यहाँ ऊपर एक्स स्क्वायर अगर आप कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर बचा, नीचे भी देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर आपने यहाँ से भी कॉमन लिया तो 1 प्लस वी बचा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं, इस साइड में मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो कितना आ जाएगा, एक्स dv अपॉन dx, क्योंकि राइट में हमारी v वाली टर्म थी, लेफ्ट में हमारा प्लस v आ रहा है, तो इस प्लस v को मैं इस साइड ट्रांसपोज कर दिया तो ये माइनस v हो जाएगा। फिर क्या हुआ बच्चों कि dv बाई dx ये आ गया, एलसीएम लिया आपने 1 प्लस v, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v, और माइनस का v स्क्वायर, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v, ठीक है। तो अब देखो, अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ इस सब्स्टिट्यूशन के बाद जो हमारी चेंज होके आई है वो ये होके आई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप v वाली टर्म और x वाली टर्म को सेपरेट कर पा रहे हैं, मतलब अब आप वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड लगा सकते हैं। इससे पहले क्या था कि जैसे y और x की टर्म आप अलग अलग कर रहे थे ना, क्योंकि यहाँ y और x में चल रहा था, यहाँ v और x में चल रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, v वाली टर्म्स एक साइड कर लीजिए, v ये है, फिर आ जाएगा 1 प्लस v, और ये अपॉन में 1 माइनस v आ जाएगा, और dx इधर गया तो dx, और ये ऊपर का x नीचे आ गया, तो देखो अलग अलग हो गया है। अब आप इसे क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए चाहे तो आप डिवाइड कर दो या इसको सेपरेट कर लो, 1 अपॉन 1 माइनस वी और v अपॉन 1 माइनस v, ये आपका dv हो गया, और ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन log x प्लस का c, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन v, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस वी माइनस का, ठीक है ना, क्योंकि v माइनस का आ रहा है। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए चाहे तो आप 1 माइनस वी को t लेट कर लो, तो माइनस का dv आपका dt हो जाएगा, तो ये टर्म क्या बन जाएगी आपकी भाई, ये बन जाएगी आपकी 1 माइनस वी के सामने t हो गया, v की वैल्यू यहां से निकाल लो तो कितनी आ जाएगी 1 माइनस t, और dv के सामने माइनस का dt है तो मैं माइनस का यहां लगा लेता हूं dt, और इधर चली रहा आपका log x प्लस का c, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग आराम से इंटीग्रेशन कर ही लेंगे। तो 1 अपॉन टी का log t हो गया, log t का मतलब है 1 माइनस वी, माइनस माइनस का प्लस, t से t कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा, तो 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और t की वैल्यू यहाँ पर आपके पास है 1 माइनस वी, है ना, और यहाँ चल रहा है आपका log x प्लस का c, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो करना वही है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन आपको करना है कि y के सामने vx, हाँ अगर हो सकता है कई बार कि dx बाई dy अगर इस फॉर्म में आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है dx बाई dy में, तो आप उल्टा x के सामने vy पुट कर दीजिए आप, ठीक है ना। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो ये मैं आपको कराऊंगा जरूर। है क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसी फॉर्म में है बेटा, यहाँ पे मुझे x के सामने vy लिखना होगा। अब आप कैसे पहचानेंगे उसका भी तरीका मैं आप लोगों को बता दूंगा। एक और क्वेश्चन इसका मैं लेता हूं ताकि और अच्छे से आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है क्लियर हो जाए। सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं क्योंकि ये रिविजन के तौर पे आप लोगों को करा रहा हूं। ये आई होप कि आप लोगों ने मतलब तैयारी पूरी कर ही ली होगी, तो ये कि बस इन चीजों का एक बार रिविजन हो जाए क्विक, तो आपको ये रहेगा कि हाँ हमारा एग्जाम ठीक हो सकता है, ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जो दूसरा तरीका है वो क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को ये कि x अपॉन वाई है, और इधर दे रखा आपको dx प्लस ई टू दी पावर x अपॉन वाई और 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब मुझे कैसे पता चला कि आपको यहाँ पे डी वाई के सामने वी एक्स पुट करना है या x के सामने वी वाई। देखो यहाँ x ऊपर है, अगर इस टाइप का होता ना y बाई एक्स होता तो मैं थोड़ा सोचो आप कि y के सामने अगर वी एक्स पुट करता तो x x कैंसिल आउट हो जाएगा, v बचेगा। हालांकि कट तो यहाँ पर भी जाएगा वी एक्स, लेकिन फिर अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन v,
तो उसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ पड़ेगा, और e की पावर अगर v होता है तो उसका इंटीग्रेशन ज्यादा इजी पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर x ऊपर आ रहा है, y नीचे आ रहा है, तो समझ लो आप कि आपको dy बाई dx ना निकाल के dx बाई dy निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, 1 प्लस e टू दी पावर x अपॉन y dx इज इक्वल टू, एक साइड लेके जाओ तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई ई टू दी पावर x अपॉन वाई, और dy काय का हो जाएगा ये माइनस का। तो आपने dx बाई dy यहाँ पे निकाला, चलो इस माइनस को अंदर ही ले लो, तो x अपॉन वाई माइनस 1 हो जाएगा ई टू दी पावर x अपॉन वाई, और डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर x अपॉन वाई। ठीक है, तो dx अपॉन dy मैंने निकाल दिया। लेट कर लिया आपने, यहाँ पे x के सामने आप vy पुट करेंगे, जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारी सेकंड आ गई। तो जब हमने x की वैल्यू निकाल ली है तो dx बाई dy की भी जरूरत है, तो dx बाई dy की जरूरत क्या निकालेंगे अगर आप, v ऐसा ही, y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y ऐसा ही, और ये आ जाएगा dv अपॉन dy। ये आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर आप यूज करोगे तो dx बाई dy के सामने क्या लिखा आपने, v प्लस वाई dv अपॉन dy इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या आ गया, x के सामने आपने vy पुट किया है ना, अपॉन का y चल रहा है, माइनस का 1 e की पावर vy अपॉन y, और यहाँ पर आएगा 1 प्लस e टू दी पावर vy अपॉन y। ये आ गया आपका। ठीक है, फायदा क्या हुआ देखो, y से y कैंसिल आउट, y से y कैंसिल हो गया, तो v प्लस वाई dv अपॉन dy इज इक्वल टू आ जाएगा v माइनस 1 e टू दी पावर v अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर v। ही आ गया। ठीक है, यहां से v, क्योंकि v की कंप्लीटली, तो इस v को भी आप इधर लेके जाइए, तो y dv अपॉन dy ये आपके आ जाएगा v माइनस 1 e टू दी पावर v अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर v, और ये माइनस का v आ जाएगा। एलसीएम अगर आप यहां इसका लेंगे तो यह आ जाएगा y dv अपॉन dy इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया आपका 1 प्लस e टू दी पावर v। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो पहले ऊपर, है ना, ये आपका v e टू दी पावर v माइनस 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो e टू दी पावर v। अब एलसीएम जो लिया है तो माइनस है, v की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो माइनस का v आ जाएगा, और माइनस का ही आ जाएगा v e टू दी पावर v, v e टू दी पावर v। अब क्या हुआ, v टू दी पावर v से v टू दी पावर v कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आ गया आपका y dv अपॉन dy इज इक्वल टू, माइनस चाहे तो कॉमन कर लो, e टू दी पावर v प्लस v अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर v। अब आप देख पा रहे होंगे कि हम v वाली टर्म को अलग कर सकते हैं, y वाली टर्म को अलग कर सकते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड अब आप अप्लाई करेंगे, तो ये अपॉन वाली टर्म इधर ऊपर आ जाएगी, और ये जो e टू दी पावर v प्लस v है ये हमारा नीचे रहेगा, और यहाँ क्या आ गया, माइनस का dy अपॉन y। ठीक है, अब आप क्या करेंगे भाई, वेरिएबल अब सेपरेट कर दिया आपने, तो आप क्या करो, उसके बाद इंटीग्रेट कर दो। इसको इंटीग्रेट करोगे तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन देखो ऊपर रखा हुआ है, अगर मैं इसको t लेट करता हूं तो v का डिफरेंशिएशन 1 और e की पावर v का डिफरेंशिएशन e की पावर v। तो कभी भी अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं log, तो log v प्लस e टू दी पावर v। और अगर आपको उस तरीके से ही करना है तो इसको t मान के सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट कर लेना। ये कितना आ जाएगा, माइनस का log y प्लस c। हाँ, एक बात और बच्चों, हो सकता है कि आपका इसमें आंसर मैच ना करे, क्योंकि अगर मैंने जैसे कांस्टेंट c लिया है ना, तो इन्होंने क्या किया होगा कि अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस कांस्टेंट को log c लिया होगा। तो जनरल सॉल्यूशन आपका अलग आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आपने c लिया तो आपका आंसर गलत होगा, आपका आंसर भी सही है, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन जो इसके आंसर शीट दे रखी है उससे मैच करोगे तो कुछ डिफरेंस मतलब आ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने log c के हिसाब से किया। अब log c के हिसाब से उनका क्या आंसर आ रहा होगा, log e v आ जाएगा, log a माइनस log b हो जाता है, log a अपॉन b। तो कंपेयर करके log से log हटा देंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा v प्लस e टू दी पावर v इज इक्वल टू c अपॉन y। और इस केस में अगर आप सिंपली c भी लिखते हैं यहाँ पे, तो आपका आंसर आ गया log v प्लस e टू दी पावर v, और इज इक्वल टू माइनस का log y और प्लस का c। तो चाहे आप log वाली टर्म इधर ले लें, है ना, या यहीं पर ही जो v की वैल्यू है, क्योंकि v की वैल्यू क्या आएगी बेटा, v तो हमने लेट किया है ना, v के सामने x अपॉन y लिख देना आप लास्ट में, है ना। तो ये आ जाएगा, देखो v के सामने x अपॉन y, यहाँ पर भी x अपॉन y और c अपॉन y। यही आपका क्या है, आंसर है। और इस टाइप से भी करोगे तो तब भी आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, x अपॉन y e टू दी पावर x अपॉन y माइनस log y प्लस c। ठीक है ना, तो जनरल सॉल्यूशन आपका अलग आ सकता है, जो आंसर शीट है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपका आंसर मैच ना करे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब कंडीशन दे रखी होती है इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को निकालने की, तो तब आप सी ही लेंगे, क्योंकि आपको ये तो मतलब वो है नहीं कि भाई लॉग ही लेना है फिर।
आप तो सिंपल कांस्टेंट लेते तो आप उसी हिसाब से करेंगे, फिर इसकी वैल्यू आप आराम से निकाल लेंगे जो भी आपको कंडीशन गिवन होगी। तो ये है बच्चों होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, बहुत सिंपल तरीका है ना। बस थोड़ा सा ये देखना है, और वो देखते ही आप, जैसे अगर मैं कहूं कि इसको आप देखते ही कैसे पहचानोगे कि ये होमोजीनियस है या नहीं, देखो इसकी डिग्री 0 यहाँ ऊपर और नीचे। हाँ, अगर मल्टीप्लाई में हो ना तो हम डिग्री जब देखते हैं तो हम ऐड कर लेते हैं पावर को, इसकी डिग्री कितनी मानेंगे 2, या अगर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर वाई तो इसकी डिग्री कितनी मानेंगे 3। लेकिन अगर यही मैं अपॉन में लिखता हूं जैसे एक्स अपॉन वाई, तो 1 डिग्री 1 कैंसिल आउट होकर डिग्री कितनी बची इसकी 0। मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2 पावर ये 1 ऊपर गई तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 डिग्री मानी जाएगी। तो यहाँ पर भी देखो इसकी भी डिग्री कितनी 1 अपॉन 1 0 हो गया, है ना, 1 माइनस 1 ऊपर जाएगा तो माइनस में, यहाँ पर भी 0, ये डिग्री भी 0, यहाँ पर भी 1, नीचे भी 1, 0 आ जाएगी इसकी डिग्री, है ना। 1 अपॉन 1 मत करना, डिवाइड करके 1 नहीं, मतलब जैसे आप सिंपल करते हो कि x की पावर 3 है और नीचे एक्स स्क्वायर है, तो क्या करते हैं आप x की पावर 3 माइनस 2 x की पावर 1, सिंपल कैलकुलेशन में। तो यही कैलकुलेशन हमारी डिग्री निकालने में भी की जाती है, चाहे अलग अलग वेरिएबल क्यों ना हो, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में होंगे तो देखो है तो अलग अलग, बेस इक्वल नहीं है तब भी हम पावर ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंडिसेस वाला रूल नहीं चल रहा है, यहाँ पर सिंपल डिग्री निकालने की बात चल रही है, ठीक है। तो ये आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन थे। एक आध इसका चलो मैं वर्ड प्रॉब्लम और ले लेता हूं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए कि जैसे आपको कांस्टेंट की वैल्यू सेम वो कंडीशन देगा, आप जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अच्छा, दे रखे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 में आप पहले ऐसे ही से सॉल्व करेंगे और उसके बाद c की वैल्यू निकालने के लिए आपको कंडीशन दे रखी है। जैसे 11th क्वेश्चन में दे रखा है कि x के सामने 1 पुट करना है, y के सामने 1। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 15 तक इसमें इसी टाइप से दे रखा है। अच्छा, इसमें वर्ड प्रॉब्लम एनसीईआरटी की बुक में गिवन नहीं है। चलो, तो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, इसी का ही कोई सा भी ले लो, चाहे तो ये ट्रिगोनोमेट्री वाला ले लो, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन आपके पास है कि dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस कॉसेक y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है 0, और आगे कंडीशन आपको क्या दे रखी है बच्चों कि y की वैल्यू 0 है, 1x इज इक्वल्स टू 1। जब x की वैल्यू 1 होगी, कह रहा है उस समय आपको y के सामने कितना पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y अपॉन एक्स है ना, तो y के सामने vx लेने में फायदा है ना, क्योंकि v ऊपर रहेगा। फिर अगर आप कहोगे सर x के सामने vy, तो फिर क्या होगा कि vy लिखेंगे तो y से y कैंसिल, 1 अपॉन v, और मैंने क्या कहा अपॉन में टर्म थोड़ा उससे कैलकुलेशन ज्यादा टफ हो जाती है, तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो dy बाई डी एक्स आपका कितना आ जाएगा, y अपॉन एक्स माइनस का कॉसेक y अपॉन एक्स, डिग्री भी देख लो आप 0 0, है ना, और देख के पता चल गया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। मैं क्या करूंगा, वही लेट y इज इक्वल्स टू vx पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस x, ऐसा ही v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dx। तो सेकेंड इक्वेशन आ गई, या थर्ड आ गई। तो ये वैल्यू y और dy बाई dx की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू y के सामने आपने vx रखा, यहाँ पर भी y के सामने आपने vx रखा, x x कैंसिल आउट, x x कैंसिल आउट, तो x dv अपॉन dx यहाँ बचाता आपका v माइनस कॉसेक v। ये वाला v जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये भी माइनस का आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो dv है, ये कॉसेक v देखो अपॉन में आ गया, और माइनस ये है, ये आ जाएगा आपका dx अपॉन x, ठीक है, सेपरेट हो गई, इंटीग्रेट कर दो, ये आपका क्या सिंपली साइन v हो गया, है ना, साइन v, और ये हो जाएगा माइनस का लॉग x प्लस का c, यहाँ पे लॉग मत लेना, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस v dv इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का लॉग x और प्लस का c। देखिए बच्चों, अब c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, जो कंडीशन गिवन है, कह रहा है वो कि x के सामने 1 अगर होता है तो y की वैल्यू 0 आती है। पुट करिए यहाँ पे, पहले इसके हम v हटा देते हैं, तो v यानी कि आपकी वैल्यू v यहां से आ जाएगा y अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा y अपॉन एक्स, सॉरी हाँ ये dv नहीं है, ठीक है, ये तो इंटीग्रेशन हो चुका है इसका, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का लॉग x और प्लस का c, ये है आपके पास, है ना। अब क्या कह रहा है कि x के सामने हमें 1 रखना है और y के सामने 0, तो लगाओ, माइनस ये आ जाएगा cos 0 अपॉन 1, और यहाँ आ जाएगा माइनस का log 1 और प्लस का c। तो देखो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस है तो माइनस यहाँ लगा दिया,
log 1 की वैल्यू 0, तो ये टर्म तो 0 होगी, तो c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -1। ये वैल्यू आप पुट करके यहां लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया यहाँ, सॉरी ये आ जाएगा माइनस का cos ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस का log x और माइनस का 1, माइनस यहां से कॉमन कर लो, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log x प्लस का 1। ये आपका आंसर है। तो जब भी आपको कंडीशन दे रखी हो, तो जैसे मैंने कहा ना कि c को कई बार log c नहीं लिखेंगे, है ना, आप इसको c बनेगा, उसकी एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी, तो आपको उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि हमें c लेना है या log c, दोनों सही है। तो इसी टाइप से बच्चों आगे इसके क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आप लोगों को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आई होगी, है ना। अगर समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, ताकि मैं इसी टाइप से आप लोगों को और भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करता रहूं। जो कल का हमारा लेक्चर चलेगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, ठीक है ना। तो उसका भी एक पर्टिकुलर तरीका होगा। पहले तो कल ये सिखाऊंगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, और अगर टाइम बचता है तो फिर तीनों का एक शॉर्ट समरी बना लूंगा कि कैसे आप देखते ही इन्हें बता दोगे कि कौन सी हमारे पास इक्वेशन है, किस पर्टिकुलर मेथड से हमें इसको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसके और क्वेश्चंस करें, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या जो बच्चे मेरे जानने वाले हैं वो मुझे पर्सनली बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्वेश्चन मैं आपके वीडियो लेक्चर में डिस्कस आपसे कर लूंगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।